हेलो एवरीवन। हम लोग पिछली वीडियो में समझ चुके हैं कि हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है हिस्ट्री का। उससे पहले हम लोग एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, बगल में एक गिलास पानी लेके बैठ जाइए, क्योंकि जब तक यह वीडियो चलेगा तब तक आपको उठ के कहीं जाना नहीं है, ठीक है। उससे पहले देखिए, हिस्ट्री को हम लोग बुक की तरह नहीं समझेंगे। अगर बुक की तरह समझना होगा तो वीडियो क्यों देखेंगे। हिस्ट्री जो है एक अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे ताकि बोरिंग फील ना हो, ठीक है। इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे और हम ऐसा पढ़ेंगे कि याद भी हो जाए, हम समझ भी जाएं और आगे हमें कभी प्रॉब्लम भी ना हो, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं। हिस्ट्री को हम कितने कालखंडों में बांट के पढ़ेंगे, ये तो हम लोग कल देख ही लिए थे 3 कालखंडों में। ये कौन सा था? ये था प्राक ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ठीक है। इसमें हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना था? पाषाण काल। पाषाण काल को हम 4 वर्गों में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, नव या उत्तर पाषाण काल, और एक कौन सा है? ताम्र पाषाण काल। तो हम लोग आज इस पूरा टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। प्राक इतिहास के इस पूरा टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या समझेंगे? आद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल में कौन कौन सा आता है? सिंधु सभ्यता, कांसा सभ्यता, या कांसा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इसमें क्या देखना है हम लोगों को? प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, और एक क्या देखना है हमें? नेहरू काल। ये नेहरू काल से प्रचलित है इसलिए नेहरू काल और विश्व काल, विश्व इतिहास। विश्व इतिहास, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को क्या समझना है? प्राक इतिहास का। ये प्राक ऐतिहासिक काल में जो है ये लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, ठीक है। इसमें प्राक ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। इसमें लिखित साक्ष्य है परंतु इसको ऐसा लिखा गया है कि इसको पढ़ा नहीं जा सका है। यूँ समझ लीजिए कि डॉक्टर जैसे लिखते हैं पर्ची पर तो पेशेंट नहीं पढ़ पाता, वो मेडिकल वाले ही समझ पाते हैं। उसी प्रकार इसमें तो वो भी पेशेंट मेडिकल वाले भी समझ जाते हैं, पर इसमें तो ऐसा लिखा गया है कि कोई समझ ही नहीं पाया अभी तक। तो ये समझ लीजिए कि आदि ऐतिहासिक काल में भी ऐसा लिखा गया है कि हम नहीं समझेंगे, मतलब ये लिखा ही नहीं गया है। इसमें भी नहीं लिखा गया, इसमें लिखा गया लेकिन समझा नहीं गया है, इसमें लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। उसके बाद ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाने के बाद हम लोग इस पे आएंगे, उसके बाद ऐतिहासिक काल पे आएंगे। प्राक ऐतिहासिक काल कहेंगे किसको? प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे किसको? किसको मानेंगे हम लोग कि ये प्राग ऐतिहासिक काल है, ये आदि ऐतिहासिक काल है और ये ऐतिहासिक काल है। तो प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वह समय जिस समय मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। उस समय इसकी जानकारी जो है पुरातात्विक साक्ष्यों से ही प्राप्त होती थी, ठीक है। इसे ही हम क्या बोलेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। और आदि ऐतिहासिक काल में इसमें लिखा गया है किंतु क्या होता है? पढ़ा नहीं गया है। तो प्राक ऐतिहासिक काल किस काल को बोलेंगे? उस काल को जिसमें लिखा भी नहीं गया है और लिखना पढ़ना जानता ही नहीं था मानव, ठीक है। इसमें आदि मानव ही अक्सर रहा करता था। इसमें लिखा भी नहीं गया है और पढ़ना भी नहीं जानता था मानव। चलिए हम लोग देख लेते हैं ये। अब कॉपी पेन ले लीजिए।
अब साथ में लिखते चलिए, प्राक ऐतिहासिक काल। ठीक, प्राग ऐतिहासिक काल देकर डैश दे दीजिए, उसके बाद लिखिए इस काल में मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था, अर्थात इसकी जानकारी का स्रोत केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से ही प्राप्त होता है। ये लिखा हुआ है प्रागैतिहासिक काल। इस काल में मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था, अर्थात इसकी जानकारी का स्रोत केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से ही प्राप्त होता है। अब कौन कौन से स्रोत हैं तो देख लीजिए। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, इसको हम दो वर्गों में बांट देंगे। एक में इसके क्या क्या स्रोत है, तो एक पुरातात्विक स्रोत बांट देंगे, पुरातात्विक स्रोत, और एक साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन से आ जाएगा, भौतिक अवशेष, सेकंड में आ जाएगा भौतिक अवशेष, इमारत, अभिलेख, अभिलेख अब किसको कहेंगे, अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए लेख को अभिलेख बोला जाता है। अभिलेख, चित्रकला, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन को मृदभांड बोला जाता है। और साहित्यिक स्रोत में हो गया लिखित स्रोत, भोजपत्र और एक तारपत्र। देखिए इसके जानने के स्रोत क्या है, प्राक ऐतिहासिक काल को हम लोग कैसे जानेंगे, इसमें तो मनुष्य लिखना पढ़ना जानता नहीं था, इसकी जानकारी का स्रोत केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से ही प्राप्त होता था। तो इसके जानने के क्या क्या स्रोत है, तो इसके जानने का स्रोत को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जो भौतिक अवशेष जैसे इमारत, अभिलेख, चित्रकला, मृदभांड। इसमें साहित्यिक स्रोत में लिखित स्रोत जो है वो है भोजपत्र, तारपत्र, ये दोनों हो गया। इसके अंतर्गत ये जो प्राक इतिहास के अंतर्गत नीचे से लिखिएगा, प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम पाषाण काल को रखते हैं, पाषाण काल को रखते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग पाषाण काल को रखते हैं। अब पाषाण मतलब क्या होता है, पाषाण मतलब होता है पत्थर। तो पत्थर का जब जो उपयोग होता था उसको क्या बोलेंगे, पाषाण काल। आप लोग एक बार उतार लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं या फिर कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं तो पूरा लिख लीजिए। अब हम लोग पाषाण काल देखते हैं। पाषाण काल किसको बोलेंगे, वह समय जब मानव पत्थर के औजार अथवा हथियार का उपयोग करते थे, पाषाण काल बोलेंगे। पाषाण का मतलब पत्थर होता है, ये तो हम लोग जानते ही है। चलिए देख लीजिए पाषाण काल, आप लोग भी लिखना स्टार्ट कर दीजिए, पाषाण काल।
वह समय जब मानव पत्थर के हथियार और औजार का उपयोग करते थे। पाषाण काल कहलाता है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव या उत्तर पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। अब हम लोग देखेंगे पाषाण काल किसको बोलेंगे, उसके बाद मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल देखते हैं। पूरा पाषाण काल कहेंगे किसको, ये जो है ये इतिहास का प्रारंभिक काल था। इसी समय के मानव को हम लोग क्या बोलते हैं, आदि मानव। आदि मानव क्या होता था, खानाबदोश का मतलब होता है सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब, जैसे कोई जानवर मिल गया, जानवर को खा जाएगा, वो यहाँ तक कि अगर वो उसको भूख लगा हुआ है तो वो किसी आदमी को भी खा जाता था। समझ गए। अब हम लोग देख लेते हैं पूरा पाषाण काल किसको बोलेंगे। आप लोग भी लिखिए, यह इतिहास का प्रारंभिक समय था। इस काल के मानव खानाबदोश होते थे, अर्थात इनका मुख्य उद्देश्य अपना पेट भरना था। इस काल के मानव को ही आदि मानव कहा जाता है। आदि मानव कहा जाता है। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज करनी थी। पूरा पाषाण काल किसको बोलेंगे, यह जो था इतिहास का प्रारंभिक काल था। ठीक है। इसी काल अर्थात इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, अपना पेट भरना था। इस काल के मानव को ही आदि मानव कहा जाता था। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज करनी थी। अब हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि अगर आग नहीं होगा तो इनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। जैसे कच्चा भोजन का सेवन करना पड़ेगा। इनकी कठिनाइयाँ क्या थी, इनको
किन किन बातों का कठिनाइयाँ आई होगी अगर आग की खोज की उनसे पहले, जब आग नहीं थी तो इनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना होगा। फर्स्ट में इनको कच्चा भोजन का सेवन करना होगा, कच्चा भोजन का सेवन करते होंगे, इनको ठंड का प्रॉब्लम आता होगा, ठंड की चुनौती। थर्ड में क्या हो जाएगा, इनको और क्या चीज कठिनाइयाँ आई होगी आग नहीं होने के कारण। एक तो कच्चा भोजन का सेवन करना पड़ता होगा, कच्चा भोजन खाना पड़ता होगा, खाना नहीं बना पाते होंगे। ठंड की चुनौतियां होंगी, मतलब ठंड में ये लोग क्या करते होंगे, कपड़े भी नहीं थे, इनके पास कपड़े भी नहीं थे, कपड़े की भी खोज नहीं हुई थी, कपड़े भी नहीं थे। जानवरों से हमले का डर, जानवरों से हमले का डर। अगर आग ना हो तो जानवर तो हमला अगर करता है तो आपके पास अगर आग है तो वो तो जानवर भाग जाएगा ना आग देख के। लेकिन अगर आग नहीं रहता है तो क्या होता है, इनको, ये तो जंगल के साइड में रहते थे, जंगल में ही रहते थे, तो इनको कच्चा भोजन का सेवन करना पड़ता था, ठंड की चुनौतियाँ झेलनी पड़ती थी, कपड़े भी नहीं थे इनके पास, तो ये ऐसे ही रहते थे, बिना कपड़े के रहते थे। और जानवरों के हमले से भी इनको क्या होता था, जानवरों के हमले से भी बचाव करना होता था। आप लोग उतार लिए, ठीक है, उतार लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल किसको बोलेंगे, ये देखिए। सबसे पहले क्या आया था, पाषाण काल। तो पाषाण काल को कितने कालखंडों में हम लोग बांट दिए, 4 कालखंडों में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो ये पूरा पाषाण पहले था, उसके बाद क्या था, मध्य पाषाण। तो यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल हुआ। मध्य पाषाण काल क्या है, यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। बाद का काल था। इस समय के मानव का हथियार छोटे आकार के थे, हथियार छोटे आकार के थे, छोटे आकार के थे। इस समय के मानव का सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्टि कार्यक्रम था। अब ये अंत्योष्टि कार्यक्रम क्या होता है, मरणोपरांत, मतलब मरने के बाद जो अंतिम संस्कार किया जाता है, अंत्योष्टि कार्यक्रम उसको बोला जाता है। या फिर मरने के बाद दफनाना, जलाना, ये सब क्या हो गया, सब अंत्योष्टि कार्यक्रम हो गया। ठीक, इसमें क्या होता था मध्य पाषाण में, यहाँ पर पशुपालन की मिली है, लेकिन पूरे सुसज्जित ढंग से नहीं मिली है। पशुपालन की भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ क्या हुआ है, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, किंतु क्या हुआ है कि सही ढंग से, सुसज्जित ढंग से नहीं मिले हैं। जैसे मध्य प्रदेश में मिले हैं और ऐसा ही राजस्थान में भी मिला है, लेकिन सुसज्जित ढंग से हमें नवपाषाण काल में ही पशुपालन की शुरुआत देखने को मिलती है। इसलिए हम लोग, अगर क्वेश्चन आता है कि पशुपालन की शुरुआत किससे हुई, प्रारंभिक शुरुआत किससे देखने को मिला, तब हम लोग एमपी या राजस्थान अगर कहाँ से हुई तो राजस्थान या एमपी से लगा सकते हैं, और अगर किस काल से हुई तब हम लोग मध्य पाषाण काल लगा सकते हैं। लेकिन अगर क्या होगा कि अगर वो पूछ दे कि किस काल से सुसज्जित ढंग से, मतलब सही ढंग से पशुपालन की शुरुआत देखने को मिली है, तब नवपाषाण मारेंगे। ठीक है। अगर पूछे कि प्रारंभिक या देखने को मिला है, तब क्या मारेंगे हम लोग, मध्य पाषाण काल।
और कहाँ मिला है, एमपी और राजस्थान दोनों जगह देखने को मिला है। आप लोग उतार लिए। अब हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल। ये अभी काल सभी खत्म नहीं हुआ है, इसकी सिर्फ मैं परिभाषा समझा रहा हूँ, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या कौन सी प्राकृतिक स्रोत या फिर ये जो है पुरातात्विक साक्ष्य है, कहाँ कहाँ कौन सी जगह पे मिली है, गेहूं कहाँ मिली है, जौ कहाँ मिली है, ये सब जो है, पशुपालन की शुरुआत कैसी हुई, पहला जानवर कौन था पालतू का जिसको बनाया गया, ये सब अभी बचा हुआ है। अभी सिर्फ हम लोग परिभाषा देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल। नव या उत्तर पाषाण काल। नव या उत्तर पाषाण काल, ये जो काल है, इस समय जो होता मानव जो है वो अस्थाई आवास बना लिया था। तो अस्थाई आवास अब कैसे बना लिया, अचानक कितना परिवर्तन कैसे हो गया। अस्थाई आवास बनाने का क्या कारण था कि इसमें कृषि की शुरुआत हो गई थी, जौ और गेहूं की खेती होने लगी थी इस नवपाषाण काल में। इसी कारण जैसे कोई भी खेती करता है तो किसी भी खेती फसल उगने में 3-4 महीना का समय लग ही जाता है, जिसके कारण अब वो अस्थाई आवास बनाएगा तभी तो उतना दिन वहाँ पे रह पाएगा ना। इसलिए क्या हुआ, इसी के कारण अस्थाई आवास बनने शुरू हो गए और पालतू जानवर भी इसी में नवपाषाण काल में ही जानवर भी पलाने लगा, पशु पालन होने लगा, ठीक है। अब लोग हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे अच्छे से। नवपाषाण काल, इस काल में मानव ने अस्थाई आवास बना लिया था, अस्थाई आवास बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन की भी शुरुआत कर दी थी, पशुपालन की शुरुआत कर दी थी। इसी काल के मानव ने पहिया तथा मनके की खोज की थी। देखिए, जब फसल उगेगा या फिर कहीं से कृषि जब खेती करेगा तो गाड़ी की जरूरत होगी, जैसे वहां से जब अनाज लाना होगा तो वो रखेगा कहाँ, उसके पास तो कुछ बर्तन था नहीं। तो वो जो मनका जो है, इसको मिट्टी के बर्तन को मनका बोला जाता है, घड़ा को मनका बोला जाता है, ठीक। तो जो मनका जो है ये पहले मिट्टी का बना है, तो सही ढंग से अभी जैसे हम लोग सुव्यवस्थित ढंग से देखते हैं मनका को, घड़ा उसको अब तो मृद भांड बोलते हैं, वो मृद भांड हो गया, ठीक। लेकिन जो सही ढंग से नहीं बना उसको क्या बोलेंगे, मनका बोलेंगे। तो जो मनका उसमें रखने के लिए भी बना लिया गया, मिट्टी का बना लिया गया, तो उसको मनका बोलेंगे। पहिया की खोज कर ली इसी नवपाषाण काल में ही। नवपाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, पूरा पाषाण काल हो गया। अब हम लोग क्या बच गया, ताम्र पाषाण काल। उसके बाद हम लोग इसको फिर से एक बार समझेंगे कि इसमें क्या क्या मिले हैं। पहले ताम्र पाषाण काल देख लेते हैं। ताम्र पाषाण काल, हम लोग ताम्र पाषाण काल अब देखते हैं। ताम्रपाषाण काल हम उस काल को बोलेंगे जिसमें तांबे की खोज हो गई थी। अब कोई भी धातु जैसे तांबे की खोज हो गई तो इसका व्यापार होगा, तो इसी कारण तांबे की खोज हो गई, जिस कारण क्या हो गया, औद्योगिकरण होना शुरू हो गया। अब कोई भी आप दुकान ही खोलते हैं तो क्या होता है कि कस्टमर आपका दुकान देखता नहीं है। जब जैसे जैसे पुराना होता जाता है, क्या होता है, कस्टमर दूर दूर से आपकी दुकान की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, आने लगते हैं। उसी प्रकार क्या हुआ कि इसमें ताम्रपाषाण काल में औद्योगिकरण जैसे ही शुरू हुआ तो होते होते ये आदि ऐतिहासिक काल यानी सिंधु सभ्यता में इसका पूरा परिवर्तन होता हुआ दिखा। और सिंधु सभ्यता में तांबे औद्योगिकरण का बहुत बड़ी मात्रा में औद्योगिकरण होने लगा, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले हम लोग ताम्रपाषाण काल। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। ताम्रपाषाण काल
पाषाण काल का अंतिम समय था। इस काल में तांबे की खोज हो गई थी। इस काल में क्या हो गया था, तांबे की खोज हो गई थी। तो जब तांबा का खोज हो गया तो औद्योगिकरण होगा, तो जिसके कारण औद्योगिकीकरण की शुरुआत हो गई। औद्योगिकीकरण की शुरुआत हो गई, जिसका विकसित रूप जिसका विकसित रूप हमें सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। हो गया ताम्र पाषाण काल। हम लोगों ने आज पूरा परिभाषा देखा और स्ट्रक्चर देखा, पाषाण काल को कितने वर्गों में बांट के, और सभी का परिभाषा देख लिया, कहाँ पे किस जगह परिवर्तन हुआ। अभी हम लोग ने पूरा वीडियो ने मतलब पूरा इसमें नहीं देखा है ताम्र पाषाण काल में ये क्या, कहाँ से क्या मिला, औद्योगिकरण की शुरुआत कैसे हुई, पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, और जैसे खेती हुआ, कृषि हुआ नवपाषाण काल में, तो नवपाषाण काल में खेती हुई तो किस चीज़ की हुई, ये हम लोगों ने नहीं देखा है। और वो भी नहीं देखा है कि जैसे नवपाषाण काल में पशुपालन हुआ, तो पशुपालन सबसे पहले किसको बनाया गया, कितने वर्षों पहले बनाया गया। और हम लोग ये भी नहीं देखे हैं कि पाषाण काल कितना वर्ष से लेकर कितना वर्ष तक हम लोग पाषाण काल के अंतर्गत रखेंगे, और कितना वर्ष से कितना वर्ष के अंतर्गत हम लोग पूरा पाषाण काल को रखेंगे, मध्य पाषाण काल को रखेंगे, नवपाषाण काल को रखेंगे। आज हम लोग क्या देखे हैं, सिर्फ परिभाषा देख लिए हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग पूरा इसको समझेंगे, अच्छे तरह से डिटेल में समझेंगे। उसके बाद जैसे ही ये पूरा खत्म हो जाता है, ये तो आज पूरा परिभाषा खत्म हो गया, उसके बाद हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद ये पूरा प्रागैतिहासिक काल खत्म हो जाएगा। अगले वीडियो तक प्रागैतिहासिक काल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप चाहे तो किसी भी भारत के किसी भी एग्जाम से क्वेश्चन आप विगत वर्षों के मतलब पिछले वर्षों के क्वेश्चन लेकर आप इससे मिला के देख लीजिएगा, कहीं एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, चाहे भारत का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। अगले वीडियो में जो मैं समझाऊंगा, उसके बाद ये पूरे टॉपिक ताम्र पाषाण काल के अंदर, मध्य पाषाण काल के अंदर, पूरा पाषाण काल के अंदर, नव पाषाण काल के अंदर मैं पूरा टॉपिक को एक बार में समझा दूंगा। ये तो अभी परिभाषा हो गया। उसके बाद आप भारत के किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन, विगत वर्षों के क्वेश्चन लेके आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको शेयर करते रहिए ताकि सभी स्टूडेंट तक, सभी एस्पिरेंट तक यह वीडियो पहुंच जाए बिल्कुल मुफ्त में, और सभी बच्चों कर ले जो बाहर जा मतलब किसी भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति नहीं होती है, वो भी ये वीडियो से पढ़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।